Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we will see lesson number 26, but as per our routine, before starting today's lecture, let's have some review of previous lesson. An ambiguous grammar which fails to be LR and thus is not in any of the classes of grammars for LR like SLR or LALR. Certain ambiguous grammars are quite useful in the specification and implementation of languages. वैसे तो हम डिस्करेज करते हैं इस बात को कि कोई भी ग्रामर एम्बिगुअस हो, क्योंकि जब वो एम्बिगुअस होगी तो तब वो पार्सर को या ओवरऑल कंपाइलर को कंफ्यूज करेगी कि एग्जैक्टली किस स्ट्रिंग को टोकन डिक्लेयर करना है या किस स्ट्रिंग को पार्स करना है या किस पे एरर जनरेट करना है, क्योंकि वो एम्बिगुअस होगी। या प्रॉब्ली एक दफा उसके लिए कोई और डेफिनेशन जो है वो हमें बता रही है कि इसका ये सिंटैक्स है, दूसरी दफा उसको दूसरा सिंटैक्स पे भी अलाउ कर रही है। बट इन सम सर्टेन सिनेरियोज एम्बिगुअस ग्रामर यूजफुल भी होती है। फॉर एग्जांपल, फॉर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स लाइक एक्सप्रेशंस, एम्बिगुअस ग्रामर प्रोवाइड द शॉर्टर मोर नेचुरल स्पेसिफिकेशन देन एनी इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो एक तो ये इसका एडवांटेज है कि जो भी एम्बिगुअस ग्रामर होगी वो हमेशा शॉर्टर होगी, मीन्स कि उसमें लाइन ऑफ कोड्स जो हैं वो कम लिखी होंगी और वो उन ग्रामर से स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई करेगी जो दूसरी ग्रामर है, और इस तरह एग्जीक्यूशन भी इसकी फास्ट होगी। Another use of ambiguous grammar is in isolating commonly occurring syntactic constructs for special case optimizations। तो मीन्स हम उन तमाम सिनेरियोज में या कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट जो स्पेशल केस इनको कंसिडर किया जाता है उसके अंदर हम उसको मजीद ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के, क्योंकि वो एम्बिगुअस है, उसको हमने सेपरेट कर देंगे, बाद में उसको रिफाइन कर सकते हैं। एम्बिगुअस ग्रामर फॉर एक्सप्रेशन विद ऑपरेटर्स प्लस एंड स्टेरिक। तो ये ग्रामर जो है ये एक एग्जांपल है एम्बिगुअस ग्रामर की। इसमें एम्बिगुइटी ये है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लेट्स सपोज 4 + 4 स्टेरिक 4 आता है, इसमें से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन को अगर हम फिलहाल माइंड से निकाल दें तो इसमें हम पहले चाहें तो इसको लेके पास कर लें और बेशक पहले इसको कर लें। असूलन तो ये होना चाहिए कि हम स्टेरिक को पहले एवेल्युएट करें। तो ये इसमें एम्बिग्युइटी है, इसमें कहीं पे ये चीज मेंशन नहीं है कि हर सूरत पहले स्टेरिक वाला एग्जीक्यूट हो और फिर टी वाला। मीन्स कि अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं 4, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं 4 + E + T, और इसका पहले आंसर दे के इसमें तो फिर हम इसको आगे इसको स्टेरिक करें, जो कि असूलन गलत होगा। पहले हमें इस चीज को एग्जीक्यूट करना, सेकंड लेवल पे इसको, फिर इसके आंसर को इसके साथ प्लस करना। सो दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफाई द एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स। तो ये एम्बिगुअस इसीलिए है कि ना ये प्रेसिडेंस शो कर रही है किसी ऑपरेटर की, ना ये उसकी एसोसिएटिविटी बता रही है। द अनएम्बिगुअस ग्रामर जनरेट्स द सेम लैंग्वेज बट गिव्स प्लस lower precedence than static and makes both operators left associative। तो ये ग्रामर जो है इसको हमने थोड़ा सा जो रीअरेंज किया है उसमें ये है कि E + T और T से T स्टेरिक है, कि मीन्स हर सूरत पहले इसका आंसर जाएगा तब वो आंसर जाके प्लस होगा। जिस तरह हम इस केस में बात कर रहे थे 4 + 4, जब तक ये स्टेरिक का आंसर नहीं जाएगा इसको टी नहीं मिलेगा, टी नहीं मिलेगा तो वो E + T वाली कभी भी रिडक्शन नहीं हो सकती। लेकिन वो रीजंस जिनकी वजह से हम एम्बिगुअस ग्रामर को प्रेफर करते हैं, इनमें से 2 रीजंस ये हैं। फर्स्ट, वी कैन इजीली चेंज द एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स प्लस एंड स्टेरिक। तो इसी एग्जांपल को अगर हम रिकंसिडर करें तो इस ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाने से पहले हम इस चीज का लिवरेज ले सकते थे कि हम बेशक इसको पहले एग्जीक्यूट कर लें या बेशक इसको पहले एग्जीक्यूट कर लें। तो लेकिन जब हमने इसको अनएम्बिगुअस बना दिया, उस ग्रामर के अंदर कुछ एक नया रूल इम्बेड करके उसको रीअरेंज करके
एक नया नॉन टर्मिनल लेके उसको हमने जब अनएम्बिगुअस बना दिया, तो अब हम ये लिवरेज जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड, द पार्सर फॉर द अनएम्बिगुअस ग्रामर विल स्पेंड अ सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ इट्स टाइम रिड्यूसिंग बाय द प्रोडक्शन। मीन्स के पार्सिंग का एक हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो इस चीज में कंज्यूम हो जाती है कि उसको इस तरीके से कैसे पार्स करना है, या उस पार्सिंग टेक्निक में जहां पे हम उसकी सिर्फ ग्रामर की एम्बिग्युइटी दूर कर रहे होते, वो आधे से ज्यादा टाइम जो है इस चक्कर में लगा देता है कि मैंने इस ग्रामर की एम्बिग्युइटी को जो दूर करना है वो किस तरह करना है, या जो हमने एक अनएम्बिगुअस ग्रामर दी है उसको फॉलो, उसमें जब हम इनपुट देंगे और वो पास करके हमें देगा तो उसका टाइम ज्यादा होगा। जो एम्बिगुअस ग्रामर होगी उसको जब हम इनपुट देंगे तो वो पार्स करके जो ट्री देगा उसका टाइम कम होगा, एक हैंडसम अमाउंट। An LR parser will detect an error when it consults the parsing action table and finds an error entry। तो इसमें जो एरर रिकवरी स्ट्रेटजी है उससे पहले LR पार्सर जो है वो एरर कब डिटेक्ट करता है, जब वो एक्शन टेबल को कंसल्ट करता है। तो ये चीज हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स सपोज ये हमारा पार्सिंग टेबल है जिसमें हमने देखा था कि एक हमारी एक्शन की थी और एक गो टू का। तो इसमें जिसके अगेंस्ट एंट्री मिसिंग होगी, जो फील्ड्स एम्प्टी होंगी, वो बेसिकली तब ही इसको पता लगेगा जब वो पार्सिंग टेबल को कंसल्ट करेगा। पार्सर ने उसको पास करना है, फॉर एग्जांपल एक्शन ग्रामर सिंबल्स एक्स और इनपुट ए। तो ये मेरे पास ग्रामर सिंबल एक्स है और ये मेरे पास इनपुट ए है। यहाँ पे मेरी जो एंट्री है वो नल है, कुछ भी नहीं है, ये स्पेस है। इसको अगर मैं क्लियर कर दूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो इसको जब हमने क्लियर कर लिया तो ये स्पेस अब एंट्री है, बाकी फिलिंग हुई है, कहीं पे नहीं है। तो यहां से इसको वो तब डायग्नोज करेगा कि ये अब एरर जनरेट हो रहा है, कि मुझे इसके अगेंस्ट कोई रूल मिल ही नहीं रहा, मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करने को मिल ही नहीं रहा, ना शिफ्ट, ना रिड्यूस, ना एक्सेप्ट। तो यहां पे एरर है। A canonical LR parser will not make even a single reduction before announcing an error। तो अगर हम particularly canonical LR parser की बात करें तो जब तक वो कोई एरर अनाउंस नहीं कर देता, ये इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं कि उस वक्त तक वो जो है कोई एक भी रिडक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता। So SLR and LALR parser may make several reductions before announcing an error, but they will never shift an erroneous input symbol onto the stack। तो similarly SLR and LALR जो हैं canonical से कहीं बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्टिल जो है इनमें भी अभी इश्यूज हैं। तो हम मोस्टली दो टाइप की एरर कवरेज हैं जिनको यूज करते हैं अपनी टेबल के अंदर या अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने कंपाइलर के अंदर पर्टिकुलरली इसको प्रोग्राम करते हुए। First is panic mode recovery and second is phrase level recovery। phrase level recovery जो है इसकी मोस्टली वहां पे जरूरत पेश आती है जो phrase level के एरर्स हैं, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं कि these are phrase level errors। जब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करते हुए कोई टाइपो मिस्टेक कर दे, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में, तब इस किस्म की मिस्टेक्स जो है वो हमारे एरर सामने आते हैं, और उनकी जो रिकवरी स्ट्रेटजी है वो उसको हम फ्रेज लेवल रिकवरी करते हैं। इसके हम जो फ्रेज जो हमें लग रहा होता है कि लेट्स सपोज अगर वो स्विच के एंड पे ई लिख दे, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि उसने बेसिकली स्विच को जो है वो मिसस्पेल किया। तो ये सारी हम पहले से चेक कर लेते हैं कि इस किस्म की कोई भी कॉम्बिनेशन, तो वहां पे हम इसको रीफ्रेज कर देते हैं स्विच के साथ और ई को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस किस्म की कुछ एरर रिकवरी स्ट्रेटजीज हैं जो हम डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो अपने पार्सिंग टेबल में एम्बेड कर देते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आए तो आपने इसको इस तरीके से रिकवर करना है। In syntax directed translation, we construct a parse tree or a syntax tree and then to compute the values of attributes at the nodes of the tree by visiting the nodes of the tree। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर बेसिकली हम एक पार्स ट्री को या सिंटैक्स ट्री को, जो दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, उनको बेसिक
जो उसका यूजेज है वो क्या है कि हम वैल्यूज कंप्यूट करते हैं तमाम नोड्स की। हर नोड को हम विजिट करते हैं। अब इसमें दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज होती हैं इस ट्रांसलेशन के लिए। उसको हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा स्टडी किया था, आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आउटपुट क्या है कि पार्स ट्री को या सिंटैक्स ट्री के हर नोड को हम विजिट करते हैं और उन नोड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट translation है that is called, first type of translation is called L attributed translation, which encompass virtually all translations that can be performed during parsing. Second is S attributed translations can be performed in connection with the bottom up parse. तो ये basically bottom up parse है और इसको हम top down भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम दोनों को ही यूज कर लेते हैं। इसमें कोई हमारे पास जो है कोई बहुत ज्यादा हार्ड किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सिंथेसाइज एट्रीब्यूट या एस एट्रीब्यूटेड जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर हम जो नोड्स की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो या उसके खुद से करते हैं या उसके चाइल्ड से करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिंथेसाइज एट्रीब्यूट ट्रांसलेशन। A syntax directed definition is a context free grammar together with attributes and rules. तो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है बेसिकली ये कम्बिनेशन है रूल्स का और उनके एट्रीब्यूट्स का। रूल्स उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने का बताते हैं कि इस वैल्यू को, इस एट्रीब्यूट वैल्यू को जो कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से करना है। वो जो तरीका है वो रूल है और जो एट्रीब्यूट है वो उनकी वैल्यूज जितनी भी हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिंबल की। सो द फर्स्ट इज A synthesized attribute for a non-terminal। दो टाइप के इसमें एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, या synthesized attribute हो सकते हैं या inherited attributes हो सकते हैं। A synthesized attribute for a non-terminal A at a parse tree node N, अगर हम पर्टिकुलर एक नोड N की बात कर रहे हैं, is defined by a semantic rule कि मीन्स कि हम उस दो चीजों में से जो एट्रीब्यूट है उसको सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कहेंगे जब सेमेंटिक रूल उसके साथ डिफाइन होगा वो इन चीजों को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। द प्रोडक्शन मस्ट हैव ए एज इट सेट्स, तो उस प्रोडक्शन के हेड में कोई ए होना चाहिए। A synthesized attribute and node N is defined only in terms of attribute values at the children of N and N itself। तो इसमें जिस हमने पहले डिस्कस किया कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट की क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरने के लिए जो एक थंब रूल है वो यही है कि उसकी जो वैल्यू है या वो उसके चिल्ड्रन से कैलकुलेट हो उस एट्रीब्यूट की, या उस नोड से खुद कैलकुलेट हो, देन हम उस एट्रीब्यूट वैल्यू को सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। A parse tree for an S attribute definition can always be annotated by evaluating the semantic rules for the attributes at each node bottom up from the leaves to the root। तो इसमें ऑब्वियसली हम जो भी इसका ट्री ड्रॉ करेंगे, जो एनोटेटेड इसका ट्री होगा, वो जो वैल्यूज एवेल्युएट करेगा वो टॉप टू बॉटम टू टॉप करेगा, लीव्स टू रूट। सेकंड एट्रीब्यूट की जो टाइप है वो है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। An inherited attribute for a non-terminal B at a parse tree node N is defined by a semantic rule associated with the production at the parent of N। तो इसमें चूंकि ये inherited attribute वो होगा कि वो जो अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जो इसका थंब रूल है that is exactly this, कि जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा या वो उसके पेरेंट से आएगी या वो खुद से जनरेट करेगा या उसके सिबलिंग से आएगी। तो अगर हम एक ट्री ड्रॉ करें यहाँ पे, तो जो नोड्स सिमिलर लेवल पे होंगे वो उसके सारे सिबलिंग्स होंगे। फॉर एग्जांपल इसका सिबलिंग जो है वो ये है, इसी तरह इसका सिबलिंग जो है वो ये है। सिबलिंग वो है जिनका पेरेंट सेम होगा, क्योंकि इनका पेरेंट सेम है इन दो नोड्स का, तो ये इनके सिबलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। तो या वो उसकी वैल्यू उसके सिबलिंग से आए उस एट्रीब्यूट की, या वो खुद से कंप्यूट करे,
या उसके पेरेंट से है, तो तब हम उस एट्रीब्यूट को इनहेरिटेड एट्रीब्यूट कहेंगे, उस वैल्यू को इनहेरिटेड वैल्यू कहेंगे। सो ये बेसिकली दो टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे आगे। Inherited attributes are convenient for expressing the dependence of a programming language construct on the context in which it appears. So now we'll move towards today's lesson. Let's see what we are going to cover today. Evaluating and syntax directed definition at the nodes of a parse tree. तो सबसे पहले तो हम इनकी evaluation को देखेंगे. Evaluation of ऑर्डर्स ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, तो देन हम उसके ऑर्डर्स में देखेंगे वो ऑर्डर कैसे सेट करेंगे, हम डिपेंडेंसी ग्राफ को यूज करेंगे, ऑर्डरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, देन इन दोनों डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके बाद सिमेंटिक रूल्स जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं उसको स्टडी करेंगे। और सिमेंटिक रूल्स बेसिकली हम शुरू से ही इसके साथ यूज कर रहे होंगे, लेकिन सिमेंटिक रूल्स विद कंट्रोल्ड साइड इफेक्ट्स, हम देखेंगे कि इसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिनको हमने कंट्रोल्ड है, यानी कि जिनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं, उसको स्टडी करेंगे। एंड देन एंड विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, और उसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो बेसिकली है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स ट्री, कि आखिर सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन की हमें जरूरत क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो इस सिंटैक्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करना ही इसकी पहली एप्लीकेशन है। इवैल्यूएटिंग एंड सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एट द नोड्स ऑफ अ पार्स ट्री, तो ये हम लास्ट स्टडी कर रहे थे। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स आर यूजफुल व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्स ट्री डज नॉट मैच द एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ऑफ द सोर्स कोड, कि जो पार्स ट्री का स्ट्रक्चर है वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के साथ मैच नहीं करता, वहां पे हम इनहेरिटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वी सी एन एग्जांपल व्हिच शोज हाउ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड टू ओवरकम सच अ मिसमैच ड्यू टू अ ग्रामर डिजाइन फॉर पार्सिंग रेदर देन ट्रांसलेशन। तो इस पर्टिकुलर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं जिसको हम पहले भी देख रहे थे फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये इसकी ग्रामर है जो प्रोडक्शन रूल्स हैं, और ये इनके सिमेंटिक रूल्स हैं। तो बेसिकली ये ग्रामर करती क्या है, ये कंप्यूट करती है इस टाइप के टर्म्स को, यानी कि जिनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है, आगे 8 10 जो भी आगे हम इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको जो कंसिडर करते हैं वो 0 से 9 तक, लेकिन इट्स नॉट एन कंपल्शन। So the top down parse of input 3 static 5, अगर हम इसकी बात करें, begins with the production t f t dash, तो इस प्रोडक्शन के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर t डैश की जो वैल्यू है वो इनहेरिटेड वैल्यू है f डॉट वैल्यू से, क्योंकि ये हमने जिस तरह बात की इनहेरिटेड वैल्यूज को इस वजह से कह रहे हैं कि इसने जो वैल्यू ली है वो अपने सिबलिंग से ली है, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो इसके सिबलिंग्स, क्योंकि एफ और टी दोनों सिबलिंग्स हैं, इनका पेरेंट टी है जो कि सेम है, और टी ने जो वैल्यू ली है वो सिंथेसाइज्ड वैल्यू है जो टी डैश से ले रहा है, यानी कि जो टी डैश की वैल्यू है उसको हम टी को असाइन कर रहे हैं। और चूंकि ये टी डैश जो है ये चाइल्ड है टी का, अगर हम इसको छोटा सा एक ट्री ड्रॉ कर लें सिर्फ इसके लिए, तो इसमें ये सिनेरियो बन रहा है। अब टी डॉट इनहेरिटेड वैल्यू जो वैल्यू है वो बेसिकली कहां से आ रही है, इसकी वैल्यू यानी कि यहां से, और जो टी डैश की वैल्यू है ये हमारे पास टी डैश था, जो टी डैश की वैल्यू है वो यहां से आ रही है एफ डॉट वैल्यू से। तो ये जो वैल्यू इसकी वैल्यू होगी वो हम अगर डेफिनेशन चेक करें तो चूंकि वो उसके सिबलिंग से आ रही है तो वो इनहेरिटेड होगी, और जो इसकी वैल्यू होगी वो चूंकि इसके चाइल्ड से आ रही है तो वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होगा, जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन चेक की हैं। सो एफ जनरेट्स द डिजिट 3 बट द ऑपरेटर स्टैटिक इज जनरेटेड बाय टी डैश। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि टी डैश से जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है वो उसमें स्टैटिक
और f और t1 और t1 से नल और f से डिजिट। तो जो 3 आएगा वो बेसिकली f से आएगा और जो t1 डैश है उससे हम इस सिनेरियो में नल ले लेंगे और t डैश को यहाँ पे जो कि आगे t के पास चला जाएगा। Thus the left operand 3 appears in a different subtree of the parts of tree from steric। इसको हम देखते हैं आगे एग्जांपल में। An inherited attribute will therefore be used to pass the operand to the operator। तो ये हमारे पास जो एक सिनेरियो है वो बिल्ड होगा। अगर हम इसी पर्टिकुलर ग्रामर की बात करें तो इसके अंदर जो मैंने ट्री बनाया था अभी पीछे, उसमें सिर्फ हमने इसकी बात की थी। अब इसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो सिर्फ ये 2 रूल्स थे, इन 2 रूल्स के लिए। तो इसमें हम इसको यहां पे बाउंड्री दे देंगे कि अभी हमने इसकी बात नहीं की थी। अब इसके अंदर जो टी डैश डॉट इनहेरिट का जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई है अकॉर्डिंग टू आवर सिमेंटिक रूल जो यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो वो वेरी मच क्लियर है। टी डैश डॉट इनहेरिटेड वैल्यू, उसकी वैल्यू कहां से आएगी? एफ डॉट वैल्यू से। एफ डॉट वैल्यू क्या है? 3। तो यहां से 3 को हम इस प्रोडक्शन के बाद रिप्लेस कर देंगे इस रूल को अप्लाई करके, सिमेंटिक एक्शन को अप्लाई करके, कि वो 3 के पास आ जाएगी। देन हमने बात की थी टी डॉट वैल्यू की। तो टी डॉट वैल्यू जो है वो कहां से आएगी? टी डैश डॉट सिंक से, यानी कि ये टी डैश डॉट सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। ये सिंथेसाइज इस वजह से है कि इसकी वैल्यूज नीचे चाइल्ड से आ रही हैं और ये टी की वैल्यू भी सिंथेसाइज है क्योंकि ये भी अपने चाइल्ड से वैल्यू ले रहा है। So each of the non-terminal t and f has a synthesized attribute value. The terminal digit has a synthesized attribute lexical value. तो t और f जो हैं दोनों की synthesized attribute है, ये value जो है ये synthesized है। And digit जो है ये भी synthesized है। The non-terminal t dash has 2 attributes और जो t dash non-terminal है उसके 2 attributes हैं, एक उसमें inherited है और दूसरा उसमें synthesized है। The semantic rules are based on the idea that the left operand of the operator steric is inherited, कि जो left operand है वो basically क्या है? inherited है। इस स्टेरिक का जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट मींस कि ये हमारे पास एफ डॉट वैल्यू है और इसका जो लेफ्ट ऑपरेटर है राइट तो हमारे पास है। अब हमने इस 5 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना है, तो जो लेफ्ट ऑपरेंड है इस सिनेरियो में उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। कहां से? यहां से, यानी कि ये वैल्यू बेसिकली यहां पे जाती और यहां से फिर इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि यही वैल्यू टी डॉट इनहेरिटेड जो है वो और टी डॉट सिंक जो है यहां पे बराबर हो जाती है। अ डिपेंडेंसी ग्राफ, अब हमें एग्जैक्टली इसका ये जो चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें एक चीज है कि हम देख रहे हैं कि यार पहले इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें इसको ये डिपेंडेंट किस पे है और ये सारा, इस डिपेंडेंसी के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो हमें ये सारी डिपेंडेंसी बताएंगी कि कौन सी एट्रीब्यूट वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है और कौन सी एट्रीब्यूट वैल्यू किस दूसरे नोड पे डिपेंड कर रही है। सो डिपेंडेंसी ग्राफ डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द एट्रीब्यूट इंस्टांसेस इन अ पर्टिकुलर पाथ ट्री। तो हर पाथ ट्री के लिए हमारा जो डिपेंडेंसी ग्राफ होगा वो डिफरेंट होगा। An edge from one attribute instance to another means that the value of the first is needed to compute the second। तो इस सिनेरियो में जिस तरह अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि इस 3 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो कैलकुलेट होना लाजमी है, अदरवाइज हम इस 3 को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मींस कि ये 3 डिपेंडेंट है इसके ऊपर।
एज एक्सप्रेस कंस्ट्रेंट्स इम्प्लाइड बाय द सिमेंटिक रूल्स। तो डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर जो एजेस हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स को शो करते हैं। तो ये हम पहला डिपेंडेंसी ग्राफ देखते हैं फॉर ऑफ एग्जांपल सेम 3x5 एग्जांपल के लिए। द ब्लैक डॉटेड लाइंस कंप्राइज द पार्स ट्री फॉर द मल्टीप्लिकेशन ग्रामर जस्ट स्टडीड अर्लियर। अब इसके अंदर जो ब्लैक डॉटेड लाइंस हैं ये बेसिकली हमारा पार्स ट्री है, और ये सारी ब्लैक डॉटेड लाइन इज वेरी मच क्लियर। यहां पे एक नल हमारे पास मिसिंग था, इसको हम खुद से लिख देते हैं। सो ईच सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट इज शोन इन ग्रीन। तो जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास सिंथेसाइज्ड हैं वो सारे ग्रीन से शो किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि वो बहुत क्लियर हैं कि जो भी एट्रीब्यूट्स ग्रीन से शो किए हुए हैं उनकी वैल्यू या नीचे से आ रही है और या वो खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है ये भी ग्रीन है लेकिन इसकी वैल्यू भी खुद से ही कैलकुलेट कर रहा है। तो हमारे पास सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास मौजूद था कि वो या n इटसेल्फ से कैलकुलेट कर ले या उसके चिल्ड्रन से। ईच इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इज शोन इन रेड। तो जितने इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं वो रेड से शो हो रहे हैं। तो ये एल वैल्यू क्योंकि इनहेरिटेड है, इसकी इनहेरिटेंस क्लियर है कि इनहेरिटेंस में हमारे पास 3 कंडीशंस थी, या तो वो खुद से कैलकुलेट कर रहा हो, या अपने सिबलिंग से ले रहा हो, या अपने पेरेंट से। तो इसके अंदर हम देखें तो इस एल वैल्यू को जो वैल्यू है वो इसके सिबलिंग से भी आ रही है और इसके पेरेंट से भी आ रही है, और ये भी एल वैल्यू इनहेरिटेड है क्योंकि इसकी वैल्यू इसके सिबलिंग से आ रही है। तो इस डिपेंडेंसी ग्राफ ने हमें यह क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली जो इसका फ्लो है, जो इनकी डिपेंडेंसीज हैं हर एट्रीब्यूट वैल्यू की, वो किसके ऊपर है। इसी को कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल को। ईच ग्रीन एरो पॉइंट्स टू द सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द एट्रीब्यूट एट द टेल ऑफ द एरो। तो जो इसकी टेल ऑफ द एरो है हर ग्रीन की, ये वहां से कैलकुलेट हो के उस तक जा रही है जहां पे उसका पॉइंटर है। दीज एरोज आइदर गो अप द ट्री वन लेवल और स्टे एट अ नोड। तो कि ये जो हैं या तो वो इस सिनेरियो में अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये नोड पे स्टे कर रहा है, यानी कि n से ही कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने चाइल्ड से वैल्यू गेट कर रहा है। So that is because a synthesized attribute can depend only on the node where it is defined and that node's children। यानी कि या तो वो अपने पे खुद पे डिपेंड कर सकता है या अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड कर सकता है। The computation of the attribute is associated with the production at the node at its arrowhead. Each red arrow points to the inherited attribute calculated from the attribute at the tail। अब जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स जितने हैं, लेट्स सपोज इसमें हमारे पास ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो इनहेरिटेड हैं, तो इनकी वैल्यू जो है वो सिबलिंग से आ रही है, मींस कि जो इस एरो की टेल होगी वहां से आ रही है, और जो है या वो खुद से जनरेट कर रहा होगा। इसमें हमने खुद वाले फैक्टर को इग्नोर किया। नोट दैट द 2 रेड एरोज पॉइंट टू द सेम एट्रीब्यूट। इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये 2 रेड एट्रीब्यूट जो हैं वो सेम को एट्रीब्यूट वैल्यू को पॉइंट कर रही हैं जो रेड एरो है। दिस इंडिकेट्स दैट द कॉमन एट्रीब्यूट एट द एरो हेड डिपेंड्स ऑन बोथ एट्रीब्यूट एट द टेल्स। मींस कि इस एल वैल्यू की एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बगैर कैलकुलेट नहीं हो सकती। इसको हम अभी अपनी प्रोडक्शन में भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो टी डैश के 2 हैं, एक है एल वैल्यू जो है हमारे पास वो बेसिकली इनकी मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, एक टी डैश डॉट इनहेरिटेड की और एक एफ डॉट वैल्यू की। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो जो एल वैल्यू है इससे हमारे पास 3 आएगा और जो एफ वैल्यू है इससे हमारे पास 5 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन हम यहां से लेंगे
और इसकी जो वैल्यू होगी वो तब 15 होगी, जिस तरह हम इसकी एग्जांपल में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये जो इनहेरिटेड वैल्यू है ये तब 15 होगी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, दीज एरो आइदर go down the tree one level, go from a node to a sibling, or stay within a node. The computation of the attribute is associated with the production at the parent of the node at the arrow head. तो ये उसकी सिंपल जो चीज़ें हमने सारे डिस्कस की, ये उसका नरेटिव है, सारा उसकी नरेशन जो अभी मैंने आपके लिए रीड आउट की। The dependency graph characterizes the possible orders in which we can evaluate the attributes at the various nodes of a parse tree. इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इसके अंदर हम अपनी सिमेंटिक रूल्स की मदद से वो तमाम पॉसिबल फ्लोज जो हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं जहां से हमारी वैल्यूज कैलकुलेट होनी है। तो ये बेसिकली कैरेक्टराइज करता है उन तमाम पॉसिबल ऑर्डर्स को जिसके अंदर हम अपनी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को इवेलुएट कर सकें एट द वेरियस नोड्स। इफ द डिपेंडेंसी ग्राफ हैज एन एज फ्रॉम नोड m to node n, then the attribute corresponding m must be evaluated from the attribute of n. इस एग्जांपल को अगर हम ग्राफिकली देखें कि ये हमारे पास नोड m है, ये हमारे पास नोड m है और ये हमारे पास नोड n है। तो इस सिनेरियो में m must be evaluated before the attribute of n. तो जब तक हम m की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंडेंसी ग्राफ है, ये हमें बता रहा है कि कौन सी एट्रीब्यूट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। The only allowable orders of evaluation are those sequences of nodes n1 to nk such that if there is an edge of the dependency graph from ni to nj, then ni must be less than j. Such an ordering embeds a directed graph into a linear order and is called a topological sort. ये sorts हैं, ये आपने स्टडी की होंगी, इसमें डिफरेंट sorts जो होती हैं उनको हम यूज करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट की बात कर रहे हैं। ये नेटवर्क्स में भी यूज होती हैं उसके राउट्स को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टू आवर कोड हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज करते हैं इन डिपेंडेंसी ग्राफ्स के नोड्स को सॉर्ट करने के लिए। Rule is that the needed ordering can be found if and only if there are no directed cycles. तो इसके अंदर कोई डायरेक्टेड साइकिल्स ना हो, मींस कि अगर ऐसा हो जाए कि ये अगर हम इसी ट्री को दोबारा कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्रीन एरो और इस तरह बना दूं कि सिमेंटिक रूल्स के अंदर अगर इसको मैं ग्रीन कर लूं तो ये आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी कि अगर मैं इसको एक ग्रीन एरो और बना दूं जो कि असूलन ही गलत है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था या पहले ही बात की थी कि जो ग्रीन एरो है वो डिपिक्ट कर रहा है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स को, और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हमेशा लीव टू रूट जाते हैं या बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो ये हम नहीं जा सकते इस तरह। तो इसमें हम जो है वो इसको रेड से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ये अगेन सिर्फ आपको याद कराने के लिए कि हम ये गलती नहीं कर सकते कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट उसको कह रहे हो जिसकी वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही हो। अब हमने एक यहाँ पे एरो ड्रॉ कर दिया। अब मैं ये एक तासुर यहाँ पे देना चाह रहा हूं कि इस लेक्सिकल वैल्यू की, इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर से, या इसको अगर थोड़ा सा हम मजीद, तो अगर इस चीज को हम इस साइक्लिक जो डिपेंडेंसी है इसको अगर हम देखें कि डायरेक्टेड साइकिल, तो ये हमारे पास एक मजीद क्लियर देखना चाहें तो ये हमारे पास एक ट्री है जिसके सिर्फ दो ही लीव्स हैं, लीव 1 और लीव 2,
तो मैं सपोज करूं कि अगर ये इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स कि जो इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है वो रूट पे डिपेंडेंस है, मीन्स इनहेरिटेड है। ये रूट को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो सिंथेसाइज्ड है, और ये इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक अगर देखा जाए तो एक सर्कल में हम जो है वो चले गए हैं कि एक ऐसा डायरेक्टेड सर्कल है जिसके अंदर हम अब इसके अंदर i लेस देन j वाली जो है वो कंडीशन हर दफा ही ट्रू होती जाएगी। तो एक तो ये हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई डायरेक्टेड साइकिल ना हो। चूज अ नोड हैविंग नो इनकमिंग एजेस, तो सबसे पहले हमने वो चूज करना है नोड जिसके अंदर कोई एच नहीं आ रहे। डिलीट द नोड एंड ऑल इंसिडेंट एजेस एंड देन अगेन रिपीट। तो इस तरह करते 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 हमने इसकी ऑर्डरिंग को जो है वो इवेल्युएट करना है। इफ द एल्गोरिथम टर्मिनेट्स विद नोड्स रिमेनिंग देयर इज अ डायरेक्टेड साइकिल। तो अगर इस एल्गोरिथम के एंड पे हमारे पास फिर भी कुछ नोड्स बच रहे हैं जो कि डिलीट ना हुए हों या बेसिकली जो इवेल्युएट ना हुए हों, तो इट मीन्स कि इसके अंदर कोई ना कोई साइक्लिक डिपेंडेंसी है विद इन दीज रिमेनिंग नोड्स एंड हेंस नो सुटेबल इवेल्युएशन ऑर्डर। तो उन जो रिमेनिंग नोड्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई साइक्लिक डिपेंडेंसी है, कोई ना कोई डायरेक्टेड जो ग्राफ है वो साइक्लिक ग्राफ बन रहा है रिमेनिंग नोड्स के अंदर। If the algorithm succeeds in deleting all nodes, then the deletion order is a suitable evaluation order and there were no directed cycles. तो अगर जब हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास देखते हैं कोई नोड्स नहीं बचता उस ग्राफ के अंदर, तो जिस ऑर्डर से हमने उन नोड्स को डिलीट किया होगा वही हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा, वही हमारा एवेल्युएशन ऑर्डर होगा। उसी ऑर्डर से हमने इसको एवेल्युएट करना है, उसी से लेके हमने इसको चलना है। The topological sort is non-deterministic and hence there can be many topological sorts. The topological sort जो है वो basically non-deterministic होता है, मीन्स कि जब भी हम डिफरेंट नोड को पिक करेंगे स्टार्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मेरे ट्री के अंदर दो ऐसे नोड्स हैं जिनके ऊपर कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो जो हमारा सिमेंटिक रूल्स की मदद से डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर जो एज बन रहा है कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो दोनों डिफरेंट नोड्स को चूज करने के बाद हमारे लिए जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट आएगी, जो वैल्यूएशन ऑर्डर आएगा वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से हम इसको एनडी कहते हैं कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, और जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट नोड को चूज करेंगे तो ये हमें डिफरेंट सॉर्ट देगा, लेकिन सब ही ठीक होंगे। गिवन एन एसडीडी एंड अ पार्स ट्री, इट इज इजी टू टेल वेदर अ सुटेबल इवैल्यूएशन एग्जिस्ट्स और नॉट। तो अगर हम एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन की बात करें, इन पर्टिकुलर सिंटैक्स सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन जो हैं, तो अगर हमारे पास एक सिंथेसाइज जो डेफिनेशन है और पार्स ट्री, ये दोनों हमारे पास मौजूद हों, यानी कि हमारे पास वो सिमेंटिक रूल्स और पार्स ट्री मौजूद हों, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका वैल्यूएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज गिवन एन एसडीडी सिंथेसाइज डायरेक्टेड डेफिनेशन, आर देयर एनी पार्स ट्रीज विद साइकिल्स। अगर हमारे पास उसमें साइकिल आ गए उसके डिपेंडेंसी ग्राफ में, आर देयर सुटेबल इवैल्यूएशंस फॉर ऑल पार्स ट्रीज, तो उसके अंदर उन पार्स ट्री के लिए तो हमारे पास एक सुटेबल इवैल्यूएशन ऑर्डर होगा जिस पार्स ट्री के अंदर साइक्लिक डिपेंडेंसी नहीं है। अगर किसी के अंदर साइक्लिक डिपेंडेंसी आ जाती है तो वहां पे हम हाथ खड़े कर देंगे कि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो देयर आर क्लासेस फॉर एसडीडी, इसका सोल्यूशन है हमारे पास, फॉर विच अ सुटेबल इवैल्यूएशन ऑर्डर इज ग्रांटेड। द फर्स्ट क्लास इज डिफाइंड एज an SDD is S attributed, every attribute is synthesized. तो अब हम सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस की उन क्लासेस को डिस्कस करेंगे जो हमें किसी भी सूटेबल वैल्यूएशन ऑर्डर की गारंटी करें। तो फर्स्ट क्लास कौन सी होगी कि जिसके तमाम जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो सिंथेसाइज्ड होंगे, मीन्स कि उनकी वैल्यूज या उनके चिल्ड्रन से आ रही होगी या वो खुद से जनरेट कर रहे होंगे।
अगर तो हमें वो ट्री, वो सिमेंटिक डेफिनेशन जो है, वो जो सिमेंटिक रूल्स एम्बेड किए हैं सिंटैक्स एक्सट्रैक्टेड डेफिनेशन के अंदर, वो ये गारंटी दे दें कि इनमें जितनी वैल्यूज को, जितनी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी के सारी सिंथेसाइज्ड हैं। सिंथेसाइज्ड मींस टू बी वेरी प्रिसाइज कि वो उनके चाइल्ड से, चिल्ड्रन नोड से कैलकुलेट हो रही हैं या उस नोड पे खुद ही वो कैलकुलेट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो के अंदर ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सिंथेसाइज्ड हैं। इसकी वैल्यू इसके चाइल्ड से आ रही है इस सिनेरियो में। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू ये खुद ही दे रहा है, गिवन है। तो ये दोनों इस तनाजुर में सिंथेसाइज्ड हैं। For these syntax directed definitions, all attributes are calculated from the attribute values at the children. Since the other possibility, the tail attribute is at the same node, is impossible since the tail attribute must be inherited for such arrows. Thus, no cycles are possible and the attributes can be evaluated by a post-order traversal of the parse tree. तो चूंकि इस कंडीशन की वजह से कि उसकी वैल्यू या नीचे से लेनी है या खुद से लेनी है, उसके अंदर कोई साइकिल नहीं बन सकता। तो इस वजह से हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो पार्स ट्री का हम बनाएंगे उसकी मदद से करेंगे। Since post order corresponds to the actions of an LR parser when reducing the body of a production to its head, it is often convenient to evaluate synthesized attributes during LR parse. इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम डिस्कस करें, so we'll move forward. The second class of syntax directed definition is called L attributed definitions. The idea behind the class is that dependency graph edges can go from left to right but not from right to left. अगर हम इसको डिस्कस करें या इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ये सिबलिंग्स हैं। इसके अंदर हम लेफ्ट टू राइट तो एरो दे सकते हैं, लेकिन ये साइकिल तब ही बनेगा जब हम राइट टू लेफ्ट भी दे दें। अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज अलाउड। जो पहले हमने इनहेरिटेड की डेफिनेशन देखी उसमें अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज अलाउड कि वो कोई भी सिबलिंग दूसरे सिबलिंग से वैल्यू ले सकता है, तो उस एट्रीब्यूट को हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट कहेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि हमने इसमें से साइक्लिक डिपेंडेंसी को हर सूरत इंश्योर करना है कि वो मौजूद ना हो, तो उसके अंदर हम ये कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जो राइट टू लेफ्ट की जो ट्रेवर्सल है वो अलाउड नहीं है। तो उन तमाम एट्रीब्यूट्स के लिए जो किसी एक प्रोडक्शन बॉडी से एसोसिएट करते हैं, बिलोंग करते हैं, उसके अंदर हम लेफ्ट टू राइट तो जा सकते हैं, लेकिन राइट टू लेफ्ट इज नॉट अलाउड। सो ईच एट्रीब्यूट, इन दोनों क्लासेस के अंदर हम देख रहे हैं कि ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी सिंथेसाइज्ड और इनहेरिट, या सिंथेसाइज्ड होगा या इनहेरिटेड होगा, हो सकते हैं दोनों, एक के अंदर दोनों भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन साइक्लिक डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए जो हमने एक इसमें कंडीशन देखी है वो यही है कि ये राइट टू लेफ्ट ना हो अगर वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। सो सपोज दैट देयर इज अ प्रोडक्शन, अगर इस टाइप की हमारे पास कोई प्रोडक्शन है एंड दैट देयर इज एन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट x1.a, इसका कोई इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है कंप्यूटेड बाय अ रूल एसोसिएटेड विद दिस प्रोडक्शन, देन द रूल में यूज ओनली इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द हेड a। अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो ये इसमें हमारे पास a है बिकॉज इट इज हेड, दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज xn। तो अब इस कंडीशन को हम फॉर्मुलाइज करेंगे जो अभी हमने रिसेंटली स्टडी की है। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द हेड a, either inherited or synthesized attribute associated with the occurrence of symbols located to the left of xi, कि जो भी वैल्यू है वो x i से, फॉर एग्जाम्पल अगर i2 है तो वो उससे लेस से आनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट से राइट पे जानी चाहिए। इनहेरिटेड
or synthesize attribute associated with this occurrence of xi itself, but not in such a way that there are no cycles in a dependency graph from the attributes of this xi. For example, अगर इसी की हम एग्जांपल देखें, this syntax directed definition is L attributed, कि ये एक L attributed syntax definition है, इस वजह से कि हम जो वैल्यू है f डॉट वैल वो t डैश डॉट इनहेरिट को तो असाइन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं जा रही। और भी कोई देख लें ऐसा रूल, t1 डॉट इनहेरिट, कि ये 15 जो है ये कहां से आ रहा है, t डैश डॉट इनहेरिट एक ऊपर से वैल्यू आई स्टैरिक उसने ये लिया, और f डॉट वैल उसने यहां से लिया और इसको वो मल्टीप्लाई करके 15 दे रहा, और इसी t1 डॉट सिंथेसाइज को t1 डॉट सिंथेसाइज असाइन कर रहा है, कि जहां पे नल की प्रोडक्शन है t डैश से नल की, तो उसमें ये क्या कर रहा है कि t1 डॉट सिंथेसाइज वैल्यू जो है वो इसके खुद से इसको कैलकुलेट कर रहा है, इसी वजह से इसको सिंथेसाइज कह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो क्लियरिटी है वो ये है कि कहीं से भी हम किसी भी जगह पे राइट से लेफ्ट पे वैल्यू साइन नहीं कर रहे, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये नोड खुद को वैल्यू साइन कर रहा है, या लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। So that's why this is known as L attributed. The first of these rules defines the inherited attribute t dash dot inherit using only f dot value, and f appears to the left of t dash in the production body. कि f जो है ये production body के अंदर इसके left पे आ रहा है, तो left to right allow है values जाना। The second rule defines t dash dot inherit using the inheritance associated with the head and f dot value where f appears to the left of the t1, कि एक head से value जा रही है इसके अंदर, अगर हम t1 dot inherited की बात करें, और f dot value जो है वो right से जा रही है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके इसको 15 असाइन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन स्कीम्स के साथ जो सेमेंटिक रूल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके कुछ कंट्रोल्ड साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो ट्रांसलेशन स्कीम्स इन्वॉल्व साइड इफेक्ट्स, अ डेस्क कैलकुलेटर माइट प्रिंट अ रिजल्ट, तो हम उसके साथ उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी कि लेट्स सपोज अगर मैंने यहां पे देखता हूं कि t डॉट वैल के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये इसके बाद मिल गया, तो मैं इसके साथ एक कर सकता हूं प्रिंट t डॉट वैल्यू, तो ये क्या होगा, इस 15 को यहां प्रिंट कर देगा। इसी तरह जहां जहां मेरे पास कोई चीज आ रही है तो मैं उसको वहां पे उसके साइड इफेक्ट के तौर पे उसको वहां पे, या उसके साइड एडॉन्स के तौर पे उसको यूज करके उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंड, अ कोड जनरेटर माइट एंटर द टाइप ऑफ एन आइडेंटिफायर इनटू अ सिंबल टेबल, के ये भी हम एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। With syntax directed definitions, we strike a balance between attribute grammars and translation schemes. Attribute grammars have no side effects and allow any evaluation order consistent with the dependency graph. Translation schemes impose left to right evaluation and allow semantic actions to contain any program fragment. अगर कोई साइड इफेक्ट है तो उनको हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, परमिट इंसिडेंटल साइड इफेक्ट्स दैट डू नॉट कंस्ट्रेंट एट्रीब्यूट evaluation. In other words, permit side effects with attribute evaluation based on any topological sort of the dependency graph produces a correct translation where correct depends on the application. कि मीन्स हम कोई भी ऐसी चीज जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं जो कि करेक्ट ना हो। Constrain the allowable evaluation order so that the same translation is produced for any allowable order. The constraints can be thought of as implicit edges added to the dependency graph. Means कि हम manually उसको जो है वो intervene करके अपने through coding
किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में हम वो डिजायर्ड जो आउटपुट है वो हासिल कर सकते हैं। और इम्प्लिसिट एजेस भी हम खुद से ही ऐड कर सकते हैं कि अगर ये सिनेरियो बिल्ड हो जाए तो इसमें ये एज जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दें एज अ रेमेडी। तो अभी हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन तो देख ली, उसके जो कंट्रोल्ड साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी स्टडी कर लिए। अब हम उसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के। जो हमने जो ट्रांसलेशन की है, ये ट्रांसलेशन स्कीम जो है हमारी, या जो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है, ये हमें कहाँ पे हम इसको कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। सो द एप्लीकेशन इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स ट्रीज। तो इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स ट्रीज ही है। सम कंपाइलर्स यूज सिंटैक्स ट्रीज एज एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड कॉमन फॉर्म ऑफ STD turn its input string into a tree. To complete the translation to intermediate code, the compiler may then walk the syntax tree using another set of rules that are in effect and STD on the syntax tree rather than the parse tree. कि हम parse tree पे डिपेंड करने की बजाय हम एक syntax tree जनरेट कर लें as an application of syntax directed definition, तो वो एक इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है और उसी को लेके आगे उसी को ट्रेवर्स करके उसी के अंदर वॉक थ्रू करके हम आगे अपना कोड जो है, इंटरमीडिएट कोड जो है, उसको जनरेट कर सकते हैं। ईच नोड इन अ सिंटैक्स ट्री रिप्रेजेंट्स अ कंस्ट्रक्ट। तो सिंटैक्स ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो बेसिकली खुद से एक कंस्ट्रक्ट है और वही लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है जिसके ऊपर हमने कोई भी लैंग्वेज ग्रामर डिफाइन करता है या उस कंस्ट्रक्ट को फॉलो कर रहा होता है। तो उसके बेसिकली सब कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिनको मिलकर एक बड़ा हम लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट डिजाइन करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ द नोड रिप्रेजेंट द मीनिंगफुल कंपोनेंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। तो जो उस पर्टिकुलर सब नोड के, या उसको हम इन जेनेरिक नोड भी कह सकते हैं, उस नोड के जो चिल्ड्रन हैं वो एक मीनिंगफुल कंपोनेंट बनाते हैं उस ओवरऑल कंस्ट्रक्ट का। A syntax tree node representing an expression E1 plus E2 has label plus and two children represents the sub expression E1 and E2. For example, अगर मैं syntax tree बनाऊं तो ये इसका सिंटैक्स ट्री है E1 और E2, जिसमें ऑपरेटर जो है वो एज अ रूट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। We shall implement the nodes of a syntax tree by object with a suitable number of fields. Each object will have an op field that is the label of the node. कि जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन फील्ड जो भी है वो उस नोड का लेबल का रोल प्ले कर रही हो। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री भी कहते हैं अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज इन्वॉल्व ना हो। The objects will have additional fields as follows. तो इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जिस तरह हमने बात की, each object will have op field that is the label of the node. जिस तरह इस ऑब्जेक्ट की, जिसके आगे हमने सब ट्री जिसका बनाया, जिसके चाइल्ड को बनाया, इसकी एक जो फील्ड है वो ये ऑपरेटर खुद है जो उसका लेबल है। इसके अलावा भी इसमें फील्ड्स, एडिशनल फील्ड्स को हम अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द नोड इज अ लीफ, अगर वो लीव नोड है, एन एडिशनल फील्ड होल्ड्स द लेक्सिकल वैल्यू फॉर द लीफ। फॉर अ कंस्ट्रक्शन फंक्शन लीफ ऑपरेशन स्लैश वैल्यू क्रिएट्स अ लीफ ऑब्जेक्ट। Alternatively, if nodes are views as records, then leaves returns a pointer to a new record for a leaf. कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, एग्जैक्ट जो हमारे पास इनपुट आएगी वो 2+2 होगी। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो जो हमारे पास लीव्स होंगे वो E1 कुछ इस तरह साउंड कर रहे होंगे। If the node is an interior node, there are as many additional fields as the node has children in the syntax tree. A constructor function node takes two or more argument node operator creates an object with the first op and k additional fields for the k children. कि अगर ये हमारी चूंकि एक इंटरमीडिएट नोड या ये बेसिकली रूट नोड है, इसके अंदर हम दूसरी फील्ड्स को भी ऐड सकते हैं जो तमाम चाइल्ड्स के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर रख सकती है। अब इन्हीं डेफिनेशंस की हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली ये जो नरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो डेफिनेशन जो एक इतनी क्लियर नहीं होती
हमेशा से जब तक हम उसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ना देख लें। तो फर्स्ट वी विल सी एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट, कैसे वो कंस्ट्रक्ट करती है सिंटैक्स ट्री, और उसी ग्रामर को हम एग्जांपल लेंगे E प्लस टी और E माइनस टी, कि बेसिकली इन दो बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए ये हमारी ग्रामर है, जो प्रोडक्शन है ये हमें वो सपोर्ट कर रही है इन दोनों ऑपरेशंस को, बाइनरी ऑपरेशंस को। और ये उसके सिमेंटिक रूल्स हैं जो बेसिकली हम साथ एम्बेड कर रहे हैं, ये सिंटैक्स ट्री जो है हम इसका जनरेट कर रहे हैं इन सिमेंटिक रूल्स की मदद से, जो इसकी सिंटैक्स प्रोटेक्टेड डेफिनेशन है। और ये इसकी एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन जो है, हम इसको पहले अगर थोड़ा सा स्टडी कर लें, देन हम ट्री की तरफ मूव करेंगे कि इसको अब ट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। These operators are at the same precedence level, ये दोनों ऑपरेटर का प्रेसिडेंस तो सेम है, एंड आर jointly लेफ्ट रिकर्सिव, ये दोनों simultaneously लेफ्ट रिकर्सिव हैं अकॉर्डिंग टू आवर दिस ग्रामर। All non-terminals have one synthesized attribute which represents a node of the syntax tree। तो ये तमाम के साथ हमारे पास जो है ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। Every time the first production E1 plus T is used, its rule creates a node, कि जब भी हम देखेंगे तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस चीज को मर्ज करेंगे कि जब भी ये रूल एग्जीक्यूट हो तो एक नया नोड क्रिएट हो जाए, और जब नया नोड क्रिएट हो तो वो क्या करे कि उसके अंदर प्लस ऑपरेटर हो और दो चिल्ड्रन हो E1 एंड T फॉर द सब एक्सप्रेशंस, ये और साथ उनके हमने एट्रीब्यूट्स भी लिख दिए। सिमिलरली यही काम हम माइनस के साथ करेंगे कि जब भी माइनस ये वाला रूल कॉल हो तो उसके लिए ये है, और जो E से T की प्रोडक्शन है उसमें हम सिर्फ T की वैल्यू जो उसका चाइल्ड होगा वो E को चला जाएगा, एक्सप्रेशन को टर्म का, और जो पेरेंथेसिस है पेरेंथेसिस चूंकि हम इसमें इतना बॉदर नहीं करते, तो जो E की वैल्यू होगी वही T डॉट उसकी होगी, एक्सप्रेशन जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो इसी तरह करेंगे जिस तरह ये ऊपर दो कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो उसकी तीन डेफिनेशन है, या वो टर्म हो सकता है, या वो E1 माइनस टी हो सकता है, या वो E1 प्लस टी हो सकता है, और लास्ट T से ID और T से नंबर, कि वो ID क्या है, उसका नाम क्या है, उसका जो भी है ID और ID डॉट एंट्री, और नंबर क्या है, नंबर की वैल्यू क्या है। सेम सिमेंटिक एक्शन विद अदर साइन फॉर सेकंड प्रोडक्शन, इसको हमने डिस्कस कर लिया। फॉर प्रोडक्शन 3 एंड 4 नो नोड इज क्रिएटेड, इसमें कोई नया नोड नहीं होगा, सिर्फ इसी को साइन कर रहे हैं। सिमिलरली T प्रोडक्शंस का और सिमिलरली T डॉट नोड का, कि जब T डॉट नोड को हम करेंगे तो यहाँ पे एक लीफ की एंट्री देंगे, और लीफ के अंदर हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, एक उसकी ID है और एक उसकी एंट्री है, इसको हम देखते हैं अभी ट्री के अंदर। और जो T है उसके अंदर हमारे पास अगेन दो चीजें हैं, दो एट्रीब्यूट, दो फील्ड्स हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, एक में नंबर है और एक में नंबर की वैल्यू है। तो अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें, क्योंकि जारी बात हम किसी न किसी इनपुट स्ट्रिंग के लिए ही पार्स ट्री बनाएंगे, सिंटैक्स ट्री बनाएंगे इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो अब हम एक इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं A-4 प्लस C। इसके लिए हमने अब जो ID है ये बेसिकली A को, जो नंबर है ये 4 को डील करेगा, और ID अगेन C को डील करेगा। तो अब इसके लिए हम अपना सिंटैक्स ट्री बनाएंगे, जो अगर देखेंगे कि किस तरह एग्जैक्टली काम करता है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं A-4 प्लस C की। दिस इज आवर सिंटैक्स ट्री। इस सिंटैक्स ट्री को अगर हम स्टार्ट करें तो हम E डॉट नोड से करेंगे, मीन्स के जो इसकी पहली प्रोडक्शन होगी जिसको हम पार्स कर रहे हैं या सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे E डॉट नोड से। अगर मैं इसकी डेरिवेशन के स्टेप देख रहा हूं तो ये E डॉट नोड, और E डॉट नोड से बेसिकली हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, न्यू नोड क्रिएट करना है जिसमें प्लस हो, E1 हो और T डॉट नोड हो। तो इसमें मैं जो है वो 3 नोड क्रिएट करूंगा, E प्लस और T। तो इनका भी एट्रीब्यूट वैल्यू डॉट नोड है, इसका भी एट्रीब्यूट वैल्यू डॉट नोड है, और ये प्लस जो है ये। अब इस E डॉट नोड के लिए मैं अगेन 3 माइनस, इसके लिए भी E डॉट नोड है और इसके लिए भी T डॉट नोड है। तो इस E डॉट नोड के लिए फिर मैं T डॉट नोड, जो कि एग्जैक्टली मेरी जो प्रोडक्शन है वो ये यूज होगी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 3rd नंबर के लिए। एंड देन
इसको करते हुए इस टी से चूंकि मेरे पास आईडी जनरेट हो रहा है, तो ये क्लियर है इस फिगर से भी। तो आईडी की मेरे पास अब कितनी फील्ड्स हैं आईडी के रिलेटेड, लीफ है, एक आईडी है और एक आईडी डॉट एंट्री है। तो इसके लिए मेरे पास ये दो होंगी आईडी और इसकी जो एंट्री है, यहाँ पे ये आईडी है और ये इसकी एंट्री है। एंट्री में मेरे पास इसमें ए है जो कि गिवन है ये चीज। सिमिलरली हम इन तब को ट्रिवर्स करते जाएंगे और ये चीजें जो हमारे पास है ये एक सिंटेक्स ट्री इसका बिल्ड हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो टी नोड से आगे आईडी जनरेट हुआ है और इस आईडी से इसकी भी अगेन दो एंट्री हैं, प्लस की हमारे पास जो दो फील्ड्स थी वो ई डॉट नोड और टी डॉट नोड है, जो कि बेसिकली यहां से आएंगी ई डॉट नोड और इसका टी डॉट नोड यहां से आएगा। सिमिलरली टी डॉट नोड को हम यहां से लेंगे 4 से और ये ए यहां पे, तो इसमें जो आईडी है ये आईडी आ जाएगा और इसमें जो है ये नंबर आ जाएगा। इसकी माइनस की आईडी और नंबर है एक्जैक्टली। अगर हम देखें तो माइनस में E1 नोड और T1 नोड है, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये आ गया इसको। तो इसी को अगर हम बैक ट्रैक करते जाएं तो हमारे पास इसका जो एक वैल्यूएशन ऑर्डर है, अगर हम इसका डिपेंडेंसी ग्राफ जनरेट करें तो वो भी हमारे पास इसमें हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम इसी a-4 प्लस c की जो है कैलकुलेशन, इसको हम स्टडी करेंगे। फॉर ये हमने किया था s एट्रीब्यूटेड के लिए, तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे l एट्रीब्यूटेड के लिए कि उसमें इस चीज को हमने कैसे हैंडल करना है एग्जैक्टली इसी एक्सप्रेशन को। उसके हम सिमेंटिक रूल्स देखेंगे कि उसमें हमारे पास सिमेंटिक रूल्स में क्या चेंज होगी और उससे हम क्या सिंटैक्स ट्री जो है वो जनरेट करेंगे। सो फॉर टुडे इट्स एनफ। थैंक यू गाइस, हैव फन।